हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ एटलस गुरु। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने विशेष रूप से आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। इट्स ए वेरी वेरी अप्रिशिएबल फॉर मी कि आप लोगों ने जिस तरह से चीज़ों को लाइक किया और उसको आगे बढ़ाया और आप लोगों ने ये कहा कि सर ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल बेटा, परीक्षा के लिए देखिए कोई भी टीचर है, कोई भी यदि एक्सपीरियंस है और सिविल सेवा की परीक्षा में बैठे हुए हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित ही जो भी अध्यापन होगा डेफिनेटली दैट वुड बी मोर एंड मोर यूजफुल, है ना। In a simple manner, just I want to say, if teacher is a experienced, then definitely he would be able to find out some very very important and relevant topic for you, है ना। चलिए, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की थी। आज कुछ स्टूडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूं और इस वीडियो के थ्रू आज आप लोग क्लास का एंजॉय कीजिए। ठीक है, लाइव क्लास में नो डाउट एक अपना अलग एंजॉय आता है, अलग मजा होता है, परंतु आज कुछ टेक्निकल बातों की वजह से थोड़ा सा दूसरे तरह का टेस्ट लिया जाए। वीडियो का भी अपना एंजॉय है, ठीक है। यह जो वीडियो होगी आपकी लाइव वीडियो होगी, क्लियर। तो इस तरह से थोड़ा सा चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अपने डिस्कशन में इस बात को बताया था कि साउथ अमेरिका, जिसे पक्षियों वाला महाद्वीप के भी कहते हैं, यह दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ एक बड़ा महाद्वीप है। यानी कि यह महाद्वीप विशेष रूप से इसका अधिकांश भाग नियर अबाउट 67% पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है, तो वहीं पर नियर अबाउट 33% भाग आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ। यानी कि यह महाद्वीप मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में और थोड़ा इसका भाग उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात दोनों गोलार्ध में फैला हुआ एक पक्षियों वाला महाद्वीप है, जो आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बच्चों, आज की क्लास में मैं विशेष रूप से साउथ अमेरिका के जो भी पॉलिटिकल फीचर्स हैं उन पॉलिटिकल फीचर्स पर मैं चर्चा करूंगा कि कौन कौन सी राजनीतिक बातें हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से उनके प्रमुख नगर हैं जो आपको जानना ही जानना चाहिए। बच्चों, आपके पेपर के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कमिंग पीसीएस के पेपर के लिए। पता है आप लोगों को? तो विशेष रूप से उसके राजनीतिक बातों पर चर्चा होगी, कौन कौन से लैंडलॉक्ड कंट्री हैं इन पर चर्चा होगी, और बाकी तो पिछली क्लास में मैंने विशेष रूप से बच्चों आपके साथ साउथ अमेरिका का ड्रेनेज सिस्टम, साउथ अमेरिका का उच्चावच यानी कि टोपोग्राफिकल फीचर्स एंड एज वेल एज ड्रेनेज सिस्टम एंड सिंपली यू कैन से वेजिटेशंस हैव बीन डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। वेजिटेशन की भी चर्चा की, मैंने बताया कि कहां पे कैंपोस है, कहां पे सेल्वास है, कहां पे लेनोस है, कहां सेराडोस है, कहां कटंगा है, कहां ग्रैंड चैको है। दीज आर सम मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेशनल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका एंड दीज वेजिटेशनल रीजन्स आर एक्सटेंडेड इन डिफरेंट एरिया। I have told it in that class, Llanos basically extended in Venezuela and it's a tropical type of grassland. And just opposite of this, Selvas is a forest mainly extended in Brazil in the basin of Amazon River, which considered as a lungs of earth and world's just सोचिए and world's biggest region of biodiversity. But after 1970, due to demand of wood in the different part of the world, especially hardwood,
इसकी बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है। सो नाउ दिस रीजन फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कई सारी समस्याएं इस क्षेत्र में देखी जा रही हैं, मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की। देन आफ्टर आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट some another region like Campos, which is a tropical type of grassland, but just opposite of this, Katanga is a basically region of shrubs and bushes. यह झाड़ियों का क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय झाड़ियों का क्षेत्र। पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिवाइज यदि किया हो तो थोड़ा सा माइंड पर जोर दीजिए बच्चों, ये बहुत जरूरी है। एक सिंपल बात कही जाती है कि करोगे याद तो हर बात याद आएगी, बिछड़े दौर की हर मौज ठहर जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर बार बार आप इस शायरी को सुनाते रहते हैं। बिल्कुल बच्चों, मैं बार बार सुनाता हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि कितना ही समय गुजर जाएगा इसकी कभी रेलिवेंसी कम नहीं होती, और खासकर आप जैसे बच्चों के लिए। आप लोग देखते ही हैं, अभी पेपर खत्म हुआ है, कई बच्चों का फोन आ रहा है। कल एक बच्चे का फोन आया और उसने बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनी बातों को बताया, बहुत ही मतलब इमोशनल वे में, कि सर क्या बताएं सर, अब समझ में आ रहा है कि कहां कहां ब्लंडर्स हो गए। थोड़ा सा ध्यान से पेपर सॉल्व करता तो निश्चित ही मैं बड़े आराम से 100 के आसपास पहुंच जाता। बच्चे का लगभग 92-93 पे रुक गया। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, यहां पर रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत जरूरी है, पैसेंस बहुत जरूरी है, पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। यहां पर कई बार बच्चे उसी को खो देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए खैर, आइए कुछ चीजों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ देखते हैं कि साउथ अमेरिका में क्या है, कैसे है, और उसके पॉलिटिकल ज्योग्राफी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए भाई। पॉलिटिकल एस्पेक्ट बच्चों, जब पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं साउथ अमेरिका का, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाई देगी कि साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश फैले हुए हैं। बहुत सारे देश हैं, और मुख्य भूमि पर ऑन द मेन लैंड देयर इज 13 कंट्रीज। ओवर मेन लैंड देयर इज 13 कंट्री, और एक आइलैंडिक कंट्री और भी जोड़ दोगे तो ये हो जाएंगे 14 कंट्री। बट मेनली हम लोग मेनलैंड को लेके चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस इज ए रीजन ऑफ लैटिन अमेरिका। दिस पॉलिटिकली एंड मेनली कल्चरली दिस रीजन इज नोन एज ए रीजन ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मैंने बताया था कि लैटिन अमेरिका का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पर लैटिन भाषा बोली जाती है। बच्चों, जैसा कि आप लोग इतिहास से थोड़ा सा वाकिफ हो, तो आप लोग जानते हो कि 1492 was the turning point in the history of नॉर्थ अमेरिका और इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के इतिहास में भी अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के लिए भी एक माइलस्टोन है, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, डिसाइडिंग लाइन कह सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या? तो बिल्कुल है बच्चों, ऐसा है। ऐसा इस वजह से कि यहां पर पहली बार कोलंबस साहब यहां पर विशेष रूप से कैरेबियन द्वीप के क्षेत्र में निकलते हैं, कैरेबियन क्षेत्र में पहुंचते हैं, क्योंकि वे निकले थे भारत को ढूंढने के लिए। पता होगा आप लोगों को, वे भारत को ढूंढने के लिए निकले थे, परंतु चले गए कहीं और, जाना था कहीं और, चले गए कहीं और। पुराना गाना सुना होगा कि जाना था चीन, चले गए जापान, समझ गए ना। बिल्कुल सही बात है भाई, उन्हें जाना था भारत, तो इंडिया आना था, परंतु पहुंच गए दूसरे रास्ते से कहीं और। उन्होंने, जैसा कि आप लोग जानते होंगे
कि यूरोप के लोगों का मसाले की डिमांड अरेबियन लोगों द्वारा रोक दिया गया था। तो ऐसे में स्पेन के राजा ने और कोलंबस वगैरह ने सब मिलकर प्लान किया कि भाई दुनिया तो गोल है, सपोज ये यूरोप है और ये आपका अरेबियन क्षेत्र है और ये इंडिया है, तो ऐसे तो सीधे जा नहीं सकते, तो भाई फिर कैसे जाया जाए? तो ऐसा करते हैं भाई ना, जब दुनिया गोल है तो ऐसे चलते हैं, यानी कि वेस्ट से रास्ता पकड़ते तो भी ईस्ट में पहुंच जाएंगे। ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज गोल है तो आप गोल से आप ऐसे जाइए या यूं जाइए, आप आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। तो कोलंबस साहब चल दिए और जब ये गए कैरेबियन द्वीपों में तो दे बिकेम सरप्राइज। वो क्या बात है भाई, ये तो द्वीपों का क्षेत्र है, द्वीपों का क्षेत्र है। हमने तो सुना था अमेरिका भारत बहुत बड़ा है, परंतु ये तो द्वीपों का क्षेत्र है। हमने तो सुना था इंडिया के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े हाई रिच कल्चर है, बट यहाँ तो एकदम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। सब लोग आज भी वही पुराने समय में जी खा रहे हैं। He became surprised, वो अपनी बुक में लिखता है, इतना स्ट्रगल करके गया था। खैर, जब वो वहां पे पहुंचता है, कई द्वीपों को, कैरेबियन द्वीपों को कोलोनाइज करता है और फिर वो वापस आता है। अब जब वापस आता है तो रानी को बताता है कि रानी, इंडिया इज नथिंग, कोई मसाला वसाला है ही नहीं, मैं तो ढूंढ लिया हूं, बहुत सारे द्वीपों पर गया था, कहीं मसाला नहीं है। खैर, अब सोचो यूरोप में हंगामा मच गया भाई, तो बहुत बालक कहीं गया हुआ था, घूम के आया है, समझे। रानी सोचिए इतना उसका जलवा था कि रानी उसका वेलकम करने गई हुई थी उस समय। खैर, उसके बाद कई बार यात्रा की है और हर बार यात्रा वृतांत में उसने बताया कि कहीं इंडिया में मसाला वसाला है ही नहीं। और जब वहीं पर, आप लोगों ने जरूर सुना होगा वास्को डी गामा, पुर्तगीज एक जो नेविगेटर था, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता, हम तो बार बार सुनते हैं कि इंडिया में मसाला होता और ये कह रहा बंदा है नहीं मसाला, तो ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी द्वीप पे जाता हो और बैठ के आ जाता हो? जैसे जरा सोचिए, अनुराग किसी द्वीप पे जाता हो, स्कूल पढ़ने जा रहा हो और जाके किसी द्वीप पे बैठ जा रहा हो और कह रहा हो भाई मम्मी मैं तो पढ़ के आ रहा हूं, मम्मी भी कह रही ठीक है बेटा पढ़ के आ रहा है, चल खाना वाना खा, बैठ कोई बात नहीं, चल आराम कर। खैर कोई बात नहीं, बस उसी क्रम में देखते होगे फिर एक दूसरे रास्ते से वास्को डी गामा जाता है। खैर वो दूसरी कहानी, यहां पे कहानी आओ कि भाई क्या मतलब है यहां पर, इन सब देशों पर क्या प्रभाव है, लैटिन से क्या मतलब। अब यहां पे कोलंबस आता है जो स्पेन का एक नेविगेटर है और यहां पर आके धीरे धीरे कोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। चूंकि इन क्षेत्रों में बहुत सारा विभिन्न प्रकार का खनिज, विभिन्न प्रकार के जंगलात, विभिन्न प्रकार के संसाधन थे, परिणाम हुआ एक दौड़ शुरू हो गई। स्पेन से लोग भर भर के आने लगे। और ये भी बच्चों बात आप लोग जानते हैं कि जैसे भारत में आप देखोगे, भारत की बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति विशेष रूप से संस्कृत भाषा से हुई है। भारत की बहुत सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इसीलिए संस्कृत को मदर लैंग्वेज कहा जाता है। सिमिलरली इन द यूरोप नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। बहुत सारी भाषाएं जो है वहां की लैंग्वेजेस हैं वे लैटिन से पैदा हुई हैं। सो लैटिन कंसीडर्ड एज ए मदर लैंग्वेज ऑफ मोस्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ यूरोप। सो जब यहां पर यूरोपियन भर भर के पहुंचने लगे तो बच्चों सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जहां पे जाता है अपनी भाषा बोलने का प्रयास करता है और कई बार अपनी भाषा के प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास करता है। पता आप लोगों को, दिस इज ए थिंग्स। यही तो भारत में यूरोपियन लोगों ने किया। भारत में ब्रिटिशर्स आए तो आप देखोगे यहां पर इन्होंने विशेष रूप से इंग्लिश भाषा को विभिन्न माध्यमों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पोज किया है ना। विभिन्न माध्यमों से जैसे नौकरी की संभावनाएं बढ़ गई, इंग्लिश, कई जॉब्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया। खैर बहुत सारी चीजें आप देखोगे ब्रिटिश पीरियड में इम्पोज की गई। सिमिलरली स्पेनिश लोग, पुर्तगीज लोग इस एरिया में गए और यहाँ पे कोलोनाइजेशन करके लोगों के ऊपर स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन, फ्रेंच
चूंकि ये ज़्यादातर यहाँ पर मिलते हैं, वह लैंग्वेज इम्पोज की। तो ये जितने भी लैंग्वेज हैं, यानी कि लैटिन से पैदा हुई है आपकी स्पेनिश, वहीं फ्रेंच है, पोर्तुगीज है, और फिर वहीं पर देखोगे इटालियन है, और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं। यहां पर देखोगे विशेष रूप से ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसीलिए दिस रीजन इज कल्चरली नोन एज लैटिन अमेरिका। एक बात ध्यान रखना, लैटिन अमेरिका सिर्फ यहीं से नहीं है। लैटिन अमेरिका की जब बात करोगे तो जब यहाँ इसके ऊपर पढ़ोगे, हम नॉर्थ अमेरिका में जब पढ़ेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर मैक्सिको है, ऊपर जाओगे तो मैक्सिको, और यहाँ पे जो कैरेबियन द्वीप जितने हैं जैसे क्यूबा, जमाइका, हैती, मार्टिनिकी, यानी कि ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज का जो पूरा का पूरा एरिया है, यानी कि मैक्सिको से लेके प्लस द्वीपों को लेके और नीचे तक, यहाँ तक पूरा का पूरा एरिया लैटिन अमेरिका में आता है। और यदि देशों के हिसाब से बात करें तो बहुत सिंपल भाषा में कह सकते ऑनवर्ड मैक्सिको, फिर वहीं पर हंडुरास, बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, फिर वहीं पर पनामा, ये सभी स्थमस पर स्थित देश हैं। और इसके बाद वहीं पर द्वीपी देश जैसे मुख्य रूप से जमाइका, हैती, क्यूबा और छोटे छोटे बहुत सारे जो द्वीप हैं, यानी कैरेबियन द्वीप जिन्हें बोला जाता है। और प्लस जब नीचे आओगे तो यहीं पर कोलंबिया है, यहीं पर वेनेजुएला है, यहीं पर आपका विशेष रूप से क्या बोलते ब्राज़ील है, यहीं पर गुआना है, ब्रिटिश गुआना, यहीं पर सूरीनाम है, यहीं पर फ्रेंच गुआना है। फिर यहीं पर आप नीचे आओगे तो उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, पेरू है, बोलीविया है, पराग्वे है और इक्वेडोर वगैरह सारे देश सभी में लैटिन भाषा आइदर फ्रेंच, स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, इटालियन यही सब बोली जाती है। सो दिस रीजन इज नोन एज लैटिन अमेरिका। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, बच्चों ध्यान रखना, लैटिन अमेरिका की जब भी बात करते हो तो सिंपल रिफ्लेक्शन होता है, और वो है आपका मैक्सिको से लेके नीचे वाला रीजन, और ये कल्चरल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये ध्यान रखना, ये कल्चरल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, न कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट को। कई बार बच्चे पॉलिटिकल ढूंढते हैं, तो पॉलिटिकल नहीं है बेटा, कोई देश या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा लैटिन अमेरिका। ये कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। कल्चर किस सेंस में कि वहां पर लैटिन भाषा की अन्य भाषाएं जो उससे पैदा हुई हैं वो सब बोली जाती है, ठीक है। और यह क्षेत्र ईसाई धर्म के कैथोलिक जो उसकी शाखा है, उस कैथोलिक शाखा को विशेष रूप से फॉलो करता है। ये बात भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया लैटिन अमेरिका की बातें। इसके बाद जब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग कई सारे देशों को देखते हैं। जैसा मैंने कहा, इन साउथ अमेरिका देयर इज 13 कंट्री ओवर मेनलैंड। मुख्य भूमि पर 13 देश आपको उपस्थित मिलेंगे, और ये 13 देश कई मामलों में चर्चा में बने रहते हैं। कई सारी बातें, जरा बताइए कौन कौन से। यदि आप लोग उस आधार पर चर्चा करें तो कई सारी बातें बच्चों नजर आएंगी। याद करिए, जैसे पूरे लैटिन अमेरिका की जब बात करोगे तो विशेष रूप से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस ये बहुत सारे जो इंटरनेशनल इस टाइप के खिताब हैं आपको यहाँ से मिलेंगे। वर्ल्ड के फेमस मॉडल्स बहुत सारे इसी रीजन से मिलेंगे। फुटबॉल विशेष रूप से आप लोग देखोगे साउथ अमेरिका में तो कहा जाता है कि रग रग में बसता है फुटबॉल। सुना होगा, जो दीवानगी आप लोग देखते हो भारत में क्रिकेट को लेकर, उससे भी कई गुना, मतलब पागलपन। इंडिया में यदि क्रिकेट के लिए दीवानगी है तो वहां पे बेटा पागलपन है। अब तो खैर कंट्रोल होगा, पहले तो ये स्थिति थी, दंगे फैल जाते थे, मर्डर होने लगते, लोग सड़कों पर पत्थर बरसा के पता नहीं क्या क्या दूसरे को मार दे रहे हैं, ये वो, ऐसे दीवानगी हो जाती, पागलपन हो जाता था। तो यह पूरा क्षेत्र
फुटबॉल के लिए फेमस है। आप लोगों ने जरूर ब्राजील का नाम सुना होगा, मैराडोना का नाम सुना होगा, रोनाल्डो का नाम सुना होगा, रिवाल्डो का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे देश अभी हाल में आप लोगों ने, विशेष रूप से वेनेजुएला का भी नाम सुना होगा, जो इकोनॉमिक रूप से एक तरह से संकटग्रस्त दशा में देखा जा रहा है ऐसा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यह रीजन अनेक देशों का क्षेत्र है। अब जरा आते हैं हम लोग देखते हैं, तो जब बच्चों इन 13 देशों में हम लोग देखते हैं तो नो डाउट सबसे पहले हम लोग भाई एक देश को ही देख लिया जाए, और ये साहब है ब्राजील। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्राजील इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और दक्षिण अमेरिका का ये सबसे बड़े देशों में देखा जाता है। जब साउथ अमेरिका की बात करेंगे, इट कंसीडर्ड एज ए वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री। समझ में आ रही बात? तो इस रूप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है, और यहां पर विशेष रूप से पुर्तगाली बोली जाती है। पुर्तगीज इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि यहां पर पुर्तगालियों ने कॉलोनी स्थापित की थी, और इसका काफी बड़ा भाग इक्वेटोरियल रीजन में है, या फिर आप लोग देखोगे उसके आसपास फैले हुए ग्रासलैंड के क्षेत्र में है। यदि फॉरेस्ट के बाद कहा जाए तो इस रीजन में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र मिलते हैं। क्लियर? और यहां पर शुरुआती दौर में पुर्तगीज आए और इसके तटीय भागों पर नगरों की स्थापना प्रारंभ की, और उसी में से कुछ एक नगर आप लोगों ने जरूर सुना है, और उसी में से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है, आप लोगों ने यहीं पर सुना होगा, रियो डी जनेरो। याद है बच्चों? रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो आप लोग शायद जानते हो, तो ब्राजील के सबसे बड़े नगरों में से एक है। इसे मैग्निफिसेंट सिटी भी कहा जाता है। मैग्निफिसेंट सिटी यानी कि बहुत ही शानदार शहर, इस रूप में कि यहाँ पे पुराने समय के मध्यकाल के मेडवल पीरियड के बने हुए बहुत ही खूबसूरत गॉथिक आर्ट वाले बहुत सारे चर्चिज, किले, फोर्ट्स, आपके अन्य दूसरी बिल्डिंग्स उस समय की बनी हुई आपको आसानी से दिख सकती है। ठीक है, रियो डी जेनेरो इसके साथ साथ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर। इसका काम्पबाना बीच शायद आप लोगों ने सुना होगा, काम्पबाना बीच। इट्स काम्पबाना बीच इज ए वर्ल्ड फेमस बीच। पता आप लोगों को? काम्पबाना बीच इज ए वर्ल्ड फेमस बीच, बहुत ही फेमस है बिकॉज अपने आप कह सकते हैं कि गोल्डी टाइप ऑफ सेंट्स के लिए वर्ल्ड में फेमस है। बहुत ही मतलब इस रूप में टूरिस्ट आते हैं, शूटिंग वगैरह खूब होती है, और इसी समय आप लोग जानते हो कि दिसंबर के आसपास यहाँ पर दिसंबर के महीने में आप लोगों ने एक फेस्टिवल भी सुना होगा, कार्निवालिस, रियो कार्निवाल। रियो कार्निवाल सुना होगा आप लोगों ने, तो रियो कार्निवाल के लिए भी बड़ा फेमस है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पर बड़ी संख्या में दिसंबर के महीने में टूरिस्ट जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? यूरोप में दिसंबर के महीने में बहुत सारी ठंड रहती है, दिसंबर में तो महीना ही उत्तरी गोलार्ध ठंड का है ना, तो ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, रियो के क्षेत्र में गर्मी होगी, तो बहुत सारे यूरोपियन सब इस एरिया के कोस्टल एरिया में जाते हैं, इसमें रहते हैं, आराम से घूमते फिरते हैं, तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेमस है। फिर एक बच्चों बात ये भी खास बात है, यहाँ पे 2016 का आप लोग देखे होंगे, 2016 ही है शायद, हाँ, फुटबॉल कप भी हुआ था, 16 का फुटबॉल कप भी हुआ था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेमस है, याद रहेगा। तो ऐसे बहुत, और हाँ, फुटबॉल फीफा तो हुआ था, ओलंपिक भी हुआ था, रियो ओलंपिक सुना होगा आप लोगों ने।
तो ओलंपिक भी हुए एक ही शहर में, और उसके बाद देखा होगा आप लोगों ने वहाँ पर काफ़ी बवाल भी हुआ कि भाई इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, ये हुआ वो हुआ। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि रियो एक बड़ा फेमस है। और उससे भी बड़ी खास बात बच्चों, आप लोगों ने रियो समिट भी सुना होगा। 1992 का जो रियो समिट है यहीं पर हुआ है, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, या समिट ऑफ एजेंडा 21 भी कहा जाता है, या रियो समिट भी कहा जाता है। तो याद रहेगा, अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था, ठीक है। और एजेंडा 21 का समिट कहाँ हुआ था? वो भी कह सकते रियो में हुआ था। यहाँ पे बैठ के 21वीं सदी में कौन कौन सा एजेंडा होगा, क्या क्या हम लोग पर्यावरण के लिए करेंगे, उस पर घोषणाएं, उस पर बहुत सारी बातें आप लोग देखते हो यहाँ पे बनती हैं। तो रियो जेनेरो इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील एंड वेरी वेरी फेमस एंड नोन एज ए मैग्निफिसेंट सिटी। तट पर स्थित है, कोस्ट पर स्थित होने की वजह से इट्स काम्पबाना बीच इज ए वर्ल्ड फेमस बीच। देन आफ्टर द बिगेस्ट सिटी ऑफ द ब्राजील, the biggest city of Brazil is now Sao Paulo. साओ पालो। आप लोग एटलस सबके पास है? एटलस नहीं है तो जल्दी से जल्दी एटलस निकालो आप लोग। मुझे भी याद आ गया, एटलस बच्चों के पास होना बहुत जरूरी है। आप लोग जल्दी से साउथ अमेरिका में जाओ फटाफट। दिखा भी दूं कि कहां पर है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ये देखो यहां पर, ये देखो यहां पर, ये रियो डी जनेरो है, ये वाला रीजन यहां पे, और यहीं पे उसी के बगल में देखोगे साओ पालो है। याद रहेगा, साओ पालो, ठीक है। तो इस तरह से साओ पालो को ध्यान रखना। और बच्चों बड़ी खास बात है, यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा नगर है और दुनिया के सबसे बड़े नगरों में गिनती होती है। दुनिया के सबसे बड़े नगरों में साओ पालो की गिनती होती है। और दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे बड़ा नगर है टोक्यो, मैक्सिको सिटी। इन सब के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट शहर आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और इसे कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखना बच्चों। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, याद रहेगा। दिस ऑल्सो नोन एज, साओ पालो इज ऑल्सो नोन एज Sao Paulo is also known as coffee market. It also known as coffee market of the world. दुनिया की कॉफी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। और आप लोग यदि फिजिकल मैप में थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने डिस्कस किया था, ये देखो यही रीजन है ब्राजीलियन हाईलैंड, और इसी ब्राजीलियन हाईलैंड के बैकग्राउंड में ये सिचुएटेड है। तो मैंने कुछ बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ब्राजीलियन हाईलैंड क्यों फेमस है। तो चर्चा हुई थी कि मिनरल्स तो यहाँ मिलते ही हैं। इट वेरी वेरी फेमस फॉर फजेंड्रा। व्हाट इज फजेंड्रा? जरा बताइए बच्चों, फजेंड्रा क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए फजेंड्रा क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब फजेंड्रा की बात करोगे तो फजेंड्रा इज ए बिग कॉफी स्टेट, यानी कि कॉफी प्लांटेशन के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। आप लोग सोच सकते हो कई बार ये 25-25 हजार एकड़ के होते हैं। यू कैन इमेजिन, 25-25 हजार एकड़ के होते हैं। इतने बड़े बड़े एरिया में ये फैले होते हैं, तो उन्हें फजेंड्रा के लिए फेमस, यानी कि कॉफी इसके बैकग्राउंड में खूब होती है, तो वो यहाँ पे लाई जाती है, प्रोसेस की जाती है, बनाई जाती है, और फिर यहाँ से विश्व के विभिन्न बाजार में भेजी जाती है। सो नोन एज ए कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, याद रहेगा बच्चों। और इसी के एकदम फ्रंट पे देखोगे, यहीं पे, यस ये देखो,
एकदम फ्रंट पर देखो एक दूसरा शहर मिल जाएगा आपको, सेंटोस। यहीं पर सेंटोस भी मिल जाएगा, जिसे आप लोग कहते हो कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद रहेगा, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। याद रहेगा बच्चों कि सेंटोस इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि साओ पालो में प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के बाद फिर यहां पर भेजा जाता है और यहां से बंदरगाहों द्वारा डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड भेजा जाता है। यानी कि बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं बेटा, जहाजों से भेजा जाता है। तो इसका मतलब यह है बच्चों, जरा दिमाग लगाओ कि इतनी दूरी है तो ये दूरी कैसे कवर होती होगी, जरा सोचो। ये बीच में दूरी है, ये कैसे कवर होती होगी, इतना सारा माल कैसे ढुलता होगा, जरा दिमाग लगाइए। तो निश्चित ही रेल लाइन से। यानी कि सेंटोस और साओ पालो के बीच कॉफी लाइन होती है। याद रहेगा बच्चों, पेपर में पूछा जा सकता है कि कॉफी लाइन कहां चलती है, तो कॉफी लाइन इन बिटवीन साओ पालो एंड सेंटोस। कॉफी मार्केट कहां है, तो साओ पालो में। कॉफी पोर्ट कहां है, तो सेंटोस में। और कॉफी वाला कंट्री कौन सा है, तो ब्राजील है। कॉफी वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो साउथ अमेरिका है। ये बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा क्यों कह सकते हो कॉफी वाला कॉन्टिनेंट? क्योंकि वर्ल्ड्स नियर अबाउट 99% कॉफी का प्रोडक्शन आप देखोगे यहीं पर होता है। 98-95% तो कह ही सकते, इतना तो होता ही होता है बच्चों। यानी कि कह सकते हो दुनिया का लगभग 70% कॉफी अकेले ब्राजील उगा के कॉफी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो गया है। ठीक है, और उसके बाद वहीं पर कंट्री है आपका कोलंबिया है, वह ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। उसके बाद तो दुनिया में और दूसरे देश हैं, जैसे इंडिया ऑल्सो, घाना, फिर आपके यमन और भी कई छोटे मोटे देश हैं, पर बाकी सभी लोग बस नाम के। तो कुल मिला के इस तरह से यहाँ पे कॉफी मार्केट, कॉफी पोर्ट, कॉफी लाइन, कॉफी कंट्री, कॉफी कॉन्टिनेंट, ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब ब्राजील में आप लोग जाओगे बच्चों तो एक और सिटी मिलेगा, वहीं पर नीचे पोर्ट अलेग्रे। यहीं पर देखो सिटी होगा, पोर्ट अलेग्रे। ये सदर्न साइड में ब्राजील का स्थित एक महत्वपूर्ण और छोटा सा शहर, कह सकते हो बंदरगाह शहर। ठीक है, कोई खास इसका नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है कभी प्लॉटिंग में ऊपर से नीचे ये पूछ दिया जाए, तो ऐसे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हाँ, यहीं पर जब बच्चों आप लोग आओगे तो एक सिटी मिलेगा रेसिफ। देखो मिलेगा रेसिफ आपको, देखो यहीं पे मिलेगा रेसिफ। ये देखिए, ये रहा रेसिफ। ठीक है, रेसिफ ये शुगर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। भाई कॉफी में क्या क्या, कॉफी कैसे बनाते हो? कॉफी के दो कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो फ्लेवर के लिए कॉफी हो गया और दूसरा मिठास लाने के लिए चीनी हो गई। तो आप लोग एक बात तो जानते होंगे कि भारत, ब्राजील, ये सब कई जो दुनिया के कुछ एक देश हैं, ये चीनी के बड़े उत्पादक देश हैं। इस समय ब्राजील भारत की तुलना में चीनी का एक बड़ा उत्पादक देश के रूप में उभरा है और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, इन सभी मामलों में इसने जबरदस्त ग्रोथ की है। सुना होगा आप लोगों ने। और विशेष रूप से पेट्रोलियम की कमी को खत्म करने के लिए ब्राजील ने एक विशेष काम किया है कि गन्ने से एथेनॉल बना के अपने मोटर व्हीकल सिस्टम में
काफी हद तक यूज करना प्रारंभ कर दिया। सुना होगा आप लोगों ने। तो कुल मिला के ये है कि ब्राजील के अनेक क्षेत्रों में गन्ने की खेती खूब होती है और यह गन्ना जो है उससे चीनी बनाया जाता है और फिर चीनी बड़ी मात्रा में यूरोप के देशों को निर्यात कर दी जाती है। तो इसे कह सकते हो शुगर पोर्ट ऑफ ब्राजील बोल सकते हो बच्चों। तो इस तरह से इसको भी भाई आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिफ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है और मैं समझता हूँ ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि ब्राजील का उत्तरी भाग जो है, मैंने शुरू में बोला कि ज़्यादातर भाग आप देखोगे 20 से 23.5 नॉर्थ एंड साउथ में कन्फाइंड है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ ब्राजील इज एक्सटेंडेड इन द रीजन ऑफ ट्रॉपिक and if situated in the tropic then chance of high temperature and with high humidity at that time chance of sugarcane cultivation, ऐसे में सुगर केन कल्टीवेशन के चांस बनते हैं। सो ब्राजील काफी फेमस है, ठीक है। इस तरह से इसको ध्यान रखिए। देन बच्चों यहां पे जब इसके बाद आगे बढ़ोगे ब्राजील, तो भाई इसकी राजधानी की बात ना हो तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि बारात है पर दूल्हा नहीं है। यह छूट गया भाई, इसके लिए मुझे खेद है। सबसे पहले तो ब्राजीलिया पे ही पहुंचना चाहिए था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, पहले इसकी राजधानी रियो डी जनेरो थी, परंतु रियो डी जनेरो में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और कई सारी समस्याएं जब होने लगी तो देन इसकी राजधानी आंतरिक भागों में शिफ्ट कर दी गई ताकि सभी क्षेत्रों को यानी कि आंतरिक भागों को भी आसानी से एड्रेस किया जा सके, ठीक है। यह एक छोटा शहर है, वेल प्लान्ड शहर है। 1960 में इसे कैपिटल घोषित की गई और इस खूबसूरत शहर में देखोगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिस मिलेंगे या फिर आप देखोगे आवास मिलेंगे, आवास विशेष रूप से अधिकारियों के, नेताओं के, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये भी खूबसूरत शहर में से एक माना जाता है ब्राजीलिया भी। क्लियर। इसके बाद बच्चों एक और शहर आप लोग ध्यान रख सकते हो, यहीं पर एक शहर है मानौस। देखो मानौस, ये आंतरिक भाग में स्थित ब्राजील का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यानी कि जो आप नदी देख रहे हो ये आपकी कौन सी अमेजन नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा नगर है, परंतु आंतरिक भागों के जो भी उत्पाद हैं जैसे लकड़ियाँ, फिर उसी के साथ आपके सिनकोना, उसी के साथ आपके अन्य दूसरे जो रबड़, अन्य दूसरे उत्पाद हैं, उनको इसी बंदरगाह के द्वारा अन्य देशों में भेजा जाता है या देश के अन्य भागों में भेजा जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट देखी जाती है। क्लियर। तो इसको भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ब्राजील से निपट गए, ब्राजील के सब प्रमुख शहर हुए। फिर बच्चों वहीं पे आओगे तो आपको एक देश मिलेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो एक देश मिलेगा आपको अर्जेंटीना, और यहीं अर्जेंटीना से पहले यहीं पे एक देश और मिल जाएगा उरुग्वे। उरुग्वे एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी मोंटेवीडियो है। और आप लोगों ने 2-3 चीज़ों में इसको जरूर सुना होगा। WTO का मोंटेवीडियो राउंड की बैठक कई सारी होती हैं। फिर फुटबॉल की जब बात करते हो तो जो पहला फुटबॉल कप हुआ था उसे कौन जीता था? उरुग्वे ने ही जीता था। और यह देश विशेष रूप से पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कुछ दिनों पहले कि 1960s में 50s में जब यहाँ पे पशुपालन शुरू हुआ तो उरुग्वे वाले भारत का एक बड़ा सांड लेके गए थे और फिर वहाँ के गायों से क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी
और उस सांड की आज भी मूर्ति वहाँ पर उरुग्वे में पाई जाती है और वहाँ पर बड़े ही सम्मान से वो सब चीज़ें देखा जाता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी के बदलने में पशुपालन का विशेष योगदान है। याद रहेगा बच्चों इस तरह से। और जब फिजिकल फीचर देखोगे तो आप देखोगे मैदानी भाग है भाई, ये देखो, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पशुपालन होता है। देखना चाहते हो तो आप लोग अपने मैप में देखो, यहाँ पे खूब सारे देखो, यहाँ पे बीफ कैटल्स, डेयरी कैटल्स मिलेंगे, ठीक है। विशेष रूप से यहाँ पे बीफ कैटल्स बहुत मिलती है। तो इस तरह से उरुग्वे, पराग्वे तो खैर अलग देश है, तो यहाँ पे मतलब आगे मिलेगा, अलग तरह की सिचुएशन है। उरुग्वे मैदानी भाग में स्थित है और वहीं पर देखोगे अर्जेंटीना भी मैदानी भागों में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। ये देखो अर्जेंटीना की कैपिटल बच्चों यहीं पर है आपकी ब्यूनस आयर्स। यहीं पे कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। अर्जेंटीना तो मुख्य रूप से मैदानी भाग में स्थित है। आप लोग देखना चाहते तो देखो अपना मैप देखो, ये पूरा का पूरा भाग मेनली मैदानी भाग में ही फैला हुआ है और थोड़ा सा भाग इसका जो दक्षिण वाला है वह पैटागोनियन प्लेटू है और उसी पर फैला हुआ पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक, जो वो भी बहुत ऊंचा क्षेत्र नहीं है। अब जरा सोचो बच्चों कि इसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी। सोचने वाली बात है ना कि इसकी टोपोग्राफी यदि समझ रहे हो कि दिस इज ए बेसिकली प्लेन एरिया, और जरा आप लोग एक और खास बात देखो कि इसका अधिकांश भाग जो है वो 23.5 साउथ में है। इसका अधिकांश भाग 23.5 साउथ में है। इसका क्या मतलब भाई? इसका मतलब है कि यह शीतोष्ण जलवायु वाला एक देश है, मैदानी भाग है और शीतोष्ण जलवायु है। तो जरा सोचिए यहां पर क्या इकोनॉमी होगी। बताइए भाई यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, खेती बाड़ी और पशुपालन। हल्का सा मैंने डिस्कस किया भी था पंपास जब पढ़ाया था, तो पंपास के डिस्कशन के क्रम में बताया था कि पंपास इज बेसिकली टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड और बहुत ही उपजाऊ मैदान होने की वजह से यहाँ पर जब स्पेनिश लोग पहुँचे तो उन्होंने पशुपालन तेजी से शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्होंने गेहूं की खेती करते थे, परंतु बाद के समय में उन्होंने जैसे जैसे सुविधाओं का विकास हुआ तो वे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पशुपालन करना शुरू कर दिया। और उसी जब पशुपालन करना शुरू किया तो उसके बाद धीरे धीरे विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में बड़ी मात्रा में मांस के निर्यातक के रूप में उभरे और आज ब्यूनस आयर्स दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मांस निर्यातक बंदरगाह है। पता है बच्चों आप लोगों को? दिस इज ए बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टिंग पोर्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मीट एक्सपोर्टर पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अर्जेंटीना दुनिया में मांस के निर्यात के लिए बहुत अधिक फेमस है। फिर बच्चों एक खास बात देखोगे आप लोग, अर्जेंटीना मैदानी भाग है, शीतोष्ण क्षेत्र है, तो यहां पर देखा जाता है कि अधिकांश जो जनसंख्या है वह नगरों में रहती है। आपके एनसीईआरटी में अर्जेंटीना को स्पेशली प्रिस्क्राइब किया, ब्राजील को भी स्पेशली प्रिस्क्राइब किया। देखिए बच्चों आप लोग उसमें अपने एनसीईआरटी में दोनों कंट्री को, तो अर्जेंटीना मैदानी भाग वाला एक बड़ा देश है और यह लंबाई में काफी फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण की इसकी लंबाई पता 3500 किलोमीटर की हो जाती है। और मैदानी भाग होने की वजह से एक बात और है बच्चों, दक्षिण अमेरिका का यह एक ऐसा देश है जहां पर रेलवे का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। तो अपने रेलवे के विकास के लिए भी, सड़कों के विकास के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध देश के रूप में देखा जाता है। सो अर्जेंटीना इज ए इम्पोर्टेंट। आप लोग जरा सोचिए अर्जेंटीना की मीनिंग क्या होती है भाई? आप लोगों ने यदि इसके नाम पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो एक मेटल का नाम भी है उसके, उसी से मिलता जुलता।
आप लोगों ने जरूर सुना होगा अर्जेंटम। अर्जेंटम, व्हाट द मीन अर्जेंटम? अर्जेंटम मीन्स सिल्वर। एजी आप लोगों को याद करिए जरा, अर्जेंटम मतलब होता है सिल्वर, और उसी से वर्ड बना अर्जेंटीना। मतलब ये कि जब यहां पर यूरोपियन लोग आए शुरुआती दौर में, तो उन्हें शुरू में ही मिल गई कई खाने चांदी की। बस इन्होंने कहा बल्ले बल्ले भाई, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बट खोजते खोजते जब अन्य भागों में गए तो कुछ नहीं मिला। खैर, जब शुरू में ही जब उन्हें खाने मिल गई, तो उन्होंने नाम रख दिया अर्जेंटीना, लैंड ऑफ सिल्वर। अर्जेंटीना यानी लैंड ऑफ सिल्वर। अब नाम जब रख गया एक, तो भाई रख गया, अब वो चलता रहा। तो इस तरह से अर्जेंटीना एक कृषि वाला यानी कि प्राथमिक गतिविधियों वाला साउथ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश कहा जा सकता है। ठीक है, इसके सिटी के रूप में जैसा बच्चों मैंने बताया ब्यूनस आयर्स, वहीं पर उसके बैकग्राउंड में एक सिटी है रोज़ारियो। रोज़ारियो अपने फिग्रीफिकॉज के लिए फेमस है। जानते हैं फिग्रीफिकॉज? फिग्रीफिकॉज मतलब बूचर खाना। बूचर खाना, यहाँ पर ये जो एस्टेंसिया है, कल मैंने डिस्कस किया था कि वाई फेमस पंपास, पंपास इज फेमस फॉर एनिमल रियरिंग। तो उसी मैंने कुछ एक वर्ड डिस्कस किया था, एस्टेंसिया, यानी जो बड़े बड़े रैंच होते हैं जिसमें पशु रखे जाते हैं, उन्हें एस्टेंसिया बोला जाता है। और जो इन पशुओं की देखभाल करते हैं उन्हें गवाचो या काऊ बॉय बोला जाता है। खैर, यहाँ पे इस रीजन में हम देखते हैं कि ये जो पशु हैं, इन सभी को लाया जाता है यहाँ पे स्लॉटिंग की जाती है, यानी कि काटा जाता है, फिर पैक किया जाता है, और इसको पैक करके सीधे फिर ब्यूनस आयर्स भेजा जाता है, और फिर ब्यूनस आयर्स से फिर बड़ी बड़ी जहाज़ों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो रोज़ारियो इज अनदर इंपॉर्टेंट सिटी। फिर आंतरिक भागों में सिटी मिलेगा कार्डोबा। यही 2-3 सिटी आप लोग ध्यान रखिए तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना, बाकी और कोई नहीं। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं वहीं पर चिली साहब है। ये देखिए चिली। चिली की कैपिटल क्या है बच्चों? सिंपल बताइए थोड़ा सा, चिली की कैपिटल क्या है? यहीं पे आप जाओगे चिली मिलेगा। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। एकदम चिली के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चिली दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा देश कहा जा सकता है। लंबाई में ध्यान रखना, यह बेसिकली एंडीज पर्वत, ये देखो बताया था ना कल, ये एंडीज पर्वत के जो पतली संकरी मैदानी भाग मिलता है उसी में यह स्थित है, और यह विशेष रूप से प्राइमरी एक्टिविटीज वाला एक प्रमुख देश कह सकते हो। याद रहेगा। इसमें खास बात आप लोग ये देखते हो बच्चों, इसके उत्तरी भाग में एक डेजर्ट भी है जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। क्या नाम है उसका? अटाकामा, जो कॉपर के लिए, नेचुरल नाइट्रेट के लिए, आयरन के लिए, कहीं कहीं गोल्ड के लिए, इन सब के लिए बहुत ही फेमस है। यही सब चिली की मुख्य रूप से इकोनॉमी देखी जाती है। क्लियर? अब उसके बाद आप चलोगे बच्चों तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण देश मिलेंगे। एक तो मिलेगा बोलीविया, और यहीं पर देश मिलेगा पराग्वे। पराग्वे देखो आप लोग, 2 देश मिलेंगे, उरुग्वे एंड पराग्वे। याद रहेगा, बोलीविया और पराग्वे, ये दोनों देश बच्चों ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड है। याद रहेगा, ये दोनों लैंडलॉक्ड देश के उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
और इस रूप में बोलीविया बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने टोपोग्राफी में पढ़ा था, जो बोलीवियन प्लेटू है, बोलीवियन प्लेटू के इंटरमोंटाने जो रीजन है उसी में ये फैला हुआ देश है। और दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया की राजधानी है, वो इस पर स्थित है। क्लियर? इसकी राजधानी जो लापाज, आप लोग ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। इस रूप में यह देश महत्वपूर्ण देखा जाता है। फिर इसकी दूसरी कैपिटल जो है वो कल्चरल कैपिटल के रूप में सुक्रे एक इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आप लोग जाओगे पराग्वे, उसकी कैपिटल है एसेंशन। ठीक है, एसेंशन। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण एक देश आपको यहीं पर दिखाई देगा, पेरू। पेरू आप लोग कई चर्चा में सुनते रहते होंगे, खेल वेल के कंटेक्स्ट में भी, इंटरनेशनल समिट्स वगैरह होते रहते, लीमा राउंड की बैठकें कई सारी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए अक्सर आप लोग पेरू को सुनोगे। और पेरू की कैपिटल जो है बच्चों वो है लीमा। याद रहेगा लीमा, लीमा कह सकते हो, याद रहेगा। इसकी कैपिटल क्या है? लीमा। कहीं कहीं स्पेलिंग LIMA भी मिलता है, लीमा, लीमा LEEMA भी मिल जाता है, तो कहीं कहीं राइट इसमें आप लोगों को LIMA भी मिलेगा। तो कुल मिला के लीमा जो है उसकी कैपिटल है, जो देखोगे तट पर स्थित है। देखिए तट पर स्थित होने का मतलब क्या? बंदरगाह शहर है। बंदरगाह शहर के रूप में यह महत्वपूर्ण नगर देखा जाता है। और फिशिंग के लिए बच्चों दुनिया में फेमस है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पेरू जो है दुनिया का एक सबसे बड़े फिश उत्पादक देशों में इसकी गिनती होती है, यानी कि 7वां ये सबसे बड़ा फिश कैचिंग कंट्री के रूप में देखा जाता रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके भाग में, तटीय क्षेत्रों में, यहाँ पर जलधाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से अपवेलिंग होती, पानी ऊपर आता, तो प्लैंक्टन्स बहुत बनते हैं। और जहाँ प्लैंक्टन्स होंगे वहाँ पर फिश होंगी। और यहाँ पर एंकोवी फिश बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। आपको देखना है तो अपने इकोनॉमी मैप पे जाओ, इसके तटीय भाग पर खूब सारी फिश होती दिखाई देंगी। ये देखो, ये देखो समुद्र में फिश है ना। और इन्हीं समुद्र के फिश पर आप लोग सुनते हो कभी एल नीनो का प्रभाव पड़ता, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। खैर, इसके बाद पेरू की राजधानी लीमा याद रहेगी। फिर वहीं पर देखो बच्चों, आपको एक और कंट्री छोटा सा मिलेगा, इक्वेडोर, जिसकी राजधानी है क्यूटो। इसकी राजधानी क्या? क्यूटो। क्यूटो इसकी राजधानी है जो इक्वेटर पर स्थित है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी देखी जाती है। ये भी यूनिक बातें तो साउथ अमेरिका के बारे में याद रख सकते हैं। यानी कि दुनिया की पहली और दूसरी जो वो सबसे ऊंची राजधानी है वो यहीं पर स्थित है। और पहली कौन सी है? लापाज। और दूसरी कौन सी? क्यूटो। किसकी क्यूटो है? वो है आपके इक्वेडोर की। इक्वेटर पर स्थित होने की वजह से उसकी राजधानी कह दी गई इक्वेडोर, उस कंट्री का नाम पड़ गया इक्वेडोर। और बच्चों एक बड़ी खास बात है, एक मिनट, और बच्चों एक बड़ी खास बात आप लोग देखोगे, क्यूटो एक ऐसा शहर है जो एकदम इक्वेटर पर स्थित है। इसके बावजूद ये शहर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस है। ये कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, हाउ इट कुड पॉसिबल। दुनिया में देखा जाता है कि जो नगर महाद्वीपीय कंडीशन में है, महाद्वीप पर स्थित हैं, वे गर्म होते हैं, प्रायः गर्मियों में बहुत गर्म होते हैं। विषुवत रेखा पर मतलब हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी वहां पर। और एक बच्चों ध्यान रखना, कहीं पर घूमने आप जाओगे तो आप गर्मी में परेशान होने के लिए नहीं जाओगे। यानी कि इसीलिए देखोगे दुनिया में टूरिज्म अच्छी जलवायु वाले क्षेत्रों में ही होता है कि 10 दिन गए आराम से रह के आए, है ना। तो ऐसे में जरा बताइए कौन सा चीज है, एनसीईआरटी में मेंशन है इसको, तो वह है एल्टीट्यूड। यह लगभग 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और यह
जो एंडीज पर्वत है उसके ढालों पर स्थित है, जिसका रिजल्ट ये है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान चूंकि घटता जाता, तो ऐसे में यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है और इक्वेटोरियल इफेक्ट भी मिलता है, यानी कि रोज यहाँ 2 से 4 बजे बारिश होनी ही होनी है। और ऐसे में मान लो शशांक मलबे नहाने जाए और नहाता ना हो, और किसका मन है कि भाई चलो ऐसे एरिया में नहाते जहाँ गर्मी भी, ठंड भी ना हो और गर्मी भी रहे, नहाना भी हो जाए, तो इस एरिया में रोज 2 से 4 बजे बारिश होगी और फिर नहा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है, देश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इक्वेडोर बच्चों ध्यान रखना, बनाना के कल्टीवेशन के लिए दुनिया में फेमस है। पेरू भी फेमस है, बट पेरू मेनली कॉटन के लिए, फिशिंग के लिए, बनाना वगैरह भी हो जाता है, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। बट इक्वेडोर इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ बनाना, ठीक है। और इसका जो शहर दूसरा एक यहीं पर आप लोग देखोगे, एक दूसरा शहर मिलेगा, बंदरगाह शहर, वो आपका गुआक्विल। गुआक्विल देखो वहीं पर होगी, आपको बंदरगाह शहर के रूप में यहाँ पे गुआक्विल सिटी दिखाई देगा। देखो बच्चों यहीं पर है, ये देखो गुआक्विल। तो गुआक्विल इसका बंदरगाह शहर है, जो प्रशांत महासागर के मोती के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा। इस तरह से इक्वेडोर ध्यान रखना। देन वहीं पर देखोगे बच्चों कंट्री मिलेगा बोलीविया। बोलीविया बच्चों कई चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है, जानते ही होंगे, शकीरा जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंटरनेशनल सिंगर हैं, उनके लिए भी फेमस है। फिर बहुत सारे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के जो टाइटल आप लोग सुनोगे उसके लिए भी फेमस है। और ब्राज़ील के बाद कॉफ़ी के लिए भी फेमस है। और टाइम टू टाइम यहाँ पर बहुत सारे विवाद सुनते होंगे, जैसे खासकर यहाँ पे हेरोइन के लेके, यहाँ पे इस एरिया में हेरोइन की बहुत बड़े स्तर पर अवैध रूप से खेती होती है अफीम वगैरह की, और उसको लेकर कई बार सरकार द्वारा जो सख्त कदम उठाए जाते हैं। तो ये ड्रग्स माफिया इतने स्ट्रांग है कि उनके पास बकायदा सेना टाइप, मिलिशिया टाइप में वो सरकारी सैनिकों से लड़ने लगते हैं, है ना। तो इस तरह की यहाँ पर कई सारे विवाद टाइम टू टाइम तुम लोग न्यूज में सुनते रहते होगे। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू बोलीविया इज ए, कोलंबिया इज ए फेमस, ठीक। बच्चों कोलंबिया में एक बात ध्यान रखना आप लोग, बड़ी खास बात, कि जो कोलंबिया देश है ये भी कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। और यहां पर भी कॉफी के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है फिनका, याद रहेगा। क्या है भाई? फिनका। व्हाट इज फिनका? फिनका इज ए कॉफी स्टेट। तो ब्राजील में बड़े बड़े कॉफी स्टेट को आपने कहा था फजेंड्रा, बट जब बात आती है कोलंबिया में तो वहां पर कहते हैं कॉफी। अगेन कोलंबिया, जब कोलंबिया में बात आती है तो उन्हें कहते हैं फिनका। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि कोलंबिया नॉट ओनली फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी बट इट ऑल्सो वेरी वेरी फेमस फॉर द cultivation of banana and some another kind of plantation agriculture। अन्य दूसरे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए यह काफ़ी फेमस शहर माना जाता रहा। तो याद रहेगा ये सब चीज़ें बच्चों। और चूंकि चर्चा में है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि क्या इसके आसपास देश हैं। तो बच्चों देखोगे इसके उत्तर में यहाँ पर पनामा है, ठीक है, यहीं पर देखोगे वेनेजुएला है, फिर नीचे वहीं पर ब्राज़ील देखोगे। देखो यहाँ पर आप लोग एटलस देखते रहो, ये देखो ऊपर साइड में यहाँ जाओगे तो आपको पनामा मिलेगा और फिर यहीं पे वेनेजुएला, ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वेडोर है। तो इन सभी बातों को थोड़ा माइंड में आप लोग ध्यान रखिए, बिठाइए कौन से कंट्री आसपास हैं जो खासकर चर्चा में। फिर बच्चों वहीं पे आप आओगे तो वेनेजुएला मिल जाएगा जो आज के डेट में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत अधिक चर्चा में, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की बड़ी खास बात है
कराकस इसका बंदरगाह शहर है, रिफाइनरी के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ से पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। मैंने बताया था हमारा कैबो लेक रीजन इज वर्ल्ड बिगेस्ट रीजन, वर्ल्ड फेमस रीजन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ से बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चूँकि यह देश कई सारे इकोनॉमिक संकट से गुजर रहा है, तो हो सकता है कभी प्रश्न आगे आने वाले समय में पूछ लिया जाए। तो कई एंगल हो सकते हैं, जैसे इसके आसपास देश कौन से, तो आप यदि पूर्व में देखो तो गुआना मिलेगा, देन फिर ब्राज़ील होगा, क्लॉकवाइज चलते रहो गुआना से, फिर ब्राज़ील, कोलंबिया, ये 3 देश इसको घिरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोग ध्यान रखना। देन वहीं पे बच्चों कंट्री मिलेगा आपको गुआना, जिसे ब्रिटिश गुआना भी कहा जाता था। यहीं पर आपको कंट्री मिलेगा सूरीनाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं सूरीनाम और गुआना दोनों में बड़ी संख्या में भारतीय पाए जाते हैं। वहीं पर गुआना की कैपिटल है बच्चों जॉर्ज टाउन, और इसकी कैपिटल है सूरीनाम की पैरामैरिबो, याद रहेगा। और यहीं पर आपको कंट्री मिलेगा विशेष रूप से फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना की कैपिटल है कैनिन, याद रहेगा बच्चों, कैनिन। और वो जो आपको याद रखने की जरूरत है बच्चों, यहीं पर इसके बैकग्राउंड में एक शहर होगा कोरू। सुना होगा आप लोगों ने, ये आपके एटलस में नहीं दिया, कोरू। तो आप लोग कभी भारत के साइंस टेक्नोलॉजी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक बात समझ में आएगी, फ्रेंच गुआना से ही हमारा ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया, वो लॉन्च किया गया, ऐसा। तो यहीं पर यूरोपियन यूनियन का एक जॉइंट वेंचर जो कह सकते हो कि प्लेस है, और वो है वो जो इस एजेंसी है उसे कहते हैं एरियाना। याद रहेगा बच्चों, एरियाना। क्या है एरियाना? तो एरियाना है यूरोपियन यूनियन का एक संयुक्त रूप से प्रक्षेपण केंद्र, जो कहाँ पे है? कोरू में। लंबे समय से यहाँ से आप देखोगे विश्व के अन्य अलग अलग देशों के जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सभी लॉन्च होते हैं। तो कोरू आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों इसी पॉलिटिकल सिस्टम में एक बात और है, जैसा मैंने कहा कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, इसका मतलब है इसके अधिकांश सीमाएं अधिकांश देशों से लगती होंगी। जरा आप लोग देख के बता दो, एटलस देख के जल्दी से, कि कौन कौन से देशों से ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है और कितने देशों से इसकी सीमा लगती है। यदि इस संदर्भ में बात करें तो 2 देश यानी कह सकते हो इक्वेडोर और चिली को छोड़ के साउथ अमेरिका के जितने भी देश हैं उन सभी से इसकी सीमा लगती है। अब जरा बताइए भाई, जब 13 देश हैं, 2 को छोड़ दिया जाए, 13 में से बचे 11 और 1 तो खुद है, यानी कि 10 देशों से ब्राज़ील की सीमा सीधे सीधे लगती है। याद रहेगा बच्चों, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आप लोग ध्यान रखना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कैप्रिकॉर्न और कैंसर लाइन यहीं से गुजरती हैं। कैप्रिकॉर्न और कैंसर लाइन, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटोरियल लाइन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैप्रिकॉर्न और यानी कि मकर रेखा और इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा यहीं से गुजरते हैं। तो देश कौन से? तो जब आप देखोगे तो यहीं पर देश मिलेगा आपको इक्वेडोर, फिर वहीं पर कोलंबिया और फिर वहीं पर ब्राज़ील। इन सभी देशों से इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन बच्चों वहीं पर आप नीचे आओगे तो कैप्रिकॉर्न लाइन है, तो आप कह सकते हो चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होते हुए मकर रेखा गुजरती। याद रहेगा कौन कौन से? तो देखो यहीं पर ये यही है ना, तो ये आपका पेरू हो गया, चिली हो गया, ये आपका यहीं पर अर्जेंटीना, यहीं पर पराग्वे और ये हो गया आपका ब्राज़ील। तो 4 देशों से लाइन गुजरती है और ऊपर वाले 3 देशों से गुजरती है। तो इस तरह से यह भी एंगल आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब बच्चों वाटर बॉडी सराउंडिंग में देखें तो सराउंडिंग में देखोगे यहीं पर एक बड़ा विवादास्पद द्वीप है फॉकलैंड, यह इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर इसके एक जल संधि मिलेगी मैगेलन जल संधि, और नीचे एक द्वीप भी मिलेगा टेरा डेल फ्यूगो। टेरा मतलब लैंड, डेल मतलब उसका दूर का भाग, टेरा डेल फ्यूगो मतलब एक ऐसा एरिया जो बहुत दूरवर्ती है, बहुत दूर, तो वही नाम है टेरा डेल फ्यूगो, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देन आफ्टर वहीं पर नीचे ड्रेक पैसेज मिलती है जिसे नाविकों का कब्रगाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इस बातों को ध्यान रखना। और वहीं ड्रेक पैसेज और मैगेलन जल संधि को पार करते हो जब ये आओगे तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और पैसिफिक ओशन से चलोगे तो यहीं पर आप देखोगे पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि मिलेगी, और उसे ही पनामा स्थल संधि को काट के बन गया पनामा कैनाल, और उसके थ्रू यहाँ पे एंटर कर जाओगे तो आप कैरेबियन सी में होते हुए अटलांटिक में पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से इन सभी बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। और यहीं पर बच्चों एक द्वीप मिलेगा आप लोगों को, देखो गैलापैगोस आइलैंड, ईस्टर आइलैंड। गैलापैगोस आइलैंड विशेष रूप से दुनिया में बच्चों फेमस है आपके बड़े बड़े कछुओं के लिए। आप लोगों ने शायद बड़े बड़े कछुए देखे होंगे, इतने बड़े, है ना। यहाँ पे 200 किलो के कछुए होते हैं, कैन इमेजिन, 2 क्विंटल के, सोचो इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कछुए होते हैं। तो अपने कछुओं के लिए दुनिया में फेमस है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई साउथ अमेरिका की। क्लियर। इंडियन कंट्री मैंने बता दिया था कि इंडियन कंट्री कौन कौन से होते हैं। तो इंडियन कंट्री वो कंट्री होती हैं जो विशेष रूप से एंडीज पर्वत के क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे कोलंबिया है, पेरू है, आपका इक्वेडोर है, और कोलंबिया है, बोलीविया है, फिर नीचे वहीं आओगे चिली। ये सभी किस में गिनती होते हैं? इंडियन कंट्री में। क्लियर। और ब्राजील की सीमा कितने देशों के साथ है? तो 10 देशों के साथ, यानी कि साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश और सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले देशों में देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट में एनसीईआरटी वगैरह में आप लोग कुछ चीज़ों को देखोगे, उसको भी मैं डिस्कस कर दूं भाई। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं साउथ अमेरिका का कल्चर दुनिया में बड़ा ही अलग तरह का कल्चर है। सबसे ज्यादा मिक्स कल्चर आपको साउथ अमेरिका में दिखाई देगा। मिक्स रेस, मिक्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साउथ अमेरिका में दिखाई देगा, जो अपने आप में वर्ल्ड में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बच्चों हुआ ये कि जब यहाँ पे यूरोपियंस आए तो शुरुआती दौर में यूरोपियंस जब यहाँ पहुंचे तो मेल थे। जब शुरुआती दौर में यूरोपियंस यहाँ पे आए तो मोस्ट ऑफ यूरोपियंस वर द मेल, पुरुष थे। और यहाँ पर जब ये पहुंचे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहले से स्थापित सभ्यता को उन्होंने खत्म किया, कई तरह से खत्म किया। एक तो जो सभ्यता वहां पर थी, जब ये उनके संपर्क में आए तो बहुत सारी जो इन्फेक्शियस डिजीज थी, जैसे सुना होगा स्पेनिश फ्लू और बहुत सारे फ्लू, वे सभी बीमारियां जान के फैला दिए। खुद तो उन बीमारियों से रजिस्ट किए हुए थे, पर बीमारी जो उनके बीमार ऐसे लोग थे उनके कंबल उम्बल मिक्स करके, कंबल छुआ हुआ के फेंक दिया करते थे उनकी कॉलोनी में, मर गए, साफ हो गई कॉलोनी, महामारी फैल गई। तो बीमारियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार दिया, फिर आक्रमण करके मार दिया। चूंकि इनके पास उत्तम हथियार थे, ट्रेंड थे। ज़्यादातर यूरोपियन शुरुआती दौर में आपके देखोगे चोर उचक के, मर्डर किलर्स, इसी टाइप के लोग गए हुए थे, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब वे वहाँ पे गए तो उन्होंने, चूंकि ज़्यादातर मेल थे, ये भी एक नियम बता दूं कि यह एक नियम है माइग्रेशन का कि जब भी शुरुआती दौर में किसी क्षेत्र में माइग्रेशन होता है तो अधिकांश माइग्रेशन करने वाले मेल होते हैं। दिस इज लॉ, बिल्कुल सही बात। जैसे आप अधिकारी बन जाओगे तो अधिकारी बनने के बाद बेटा जब कहीं पर पोस्टिंग होगी ना, सबसे पहले तो मैडम को कहोगे रुक जाओ, मैं जा रहा हूं, जरा देख के आऊं
क्या है व्यवस्था, चुन्नू मुन्नू के लिए दूध दूध मिल जाएगा कि नहीं, क्या है। और हालांकि आपके लिए सब व्यवस्था होगी, बट इनिशियली आप जाओगे खुद अकेले, ठीक है। देन फिर कहोगे आ जाओ भाई, सब कुछ स्कूल है ऐसा वैसा, तो चुन्नू मुन्नू पढ़ भी सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। तो यहाँ पे यूरोपियंस जब गए तो उन्होंने मेल थे, और वहाँ पर जब खासकर जो रेड इंडियंस यहाँ पर मेल थे उनको मार दिया, और फिर लाखों लाखों महिलाओं के साथ उन्होंने जबरदस्ती या जैसे भी हो सकता शादी कर ली। तो बच्चों, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वहां कल्चर का पार्ट है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा मेस्टीजो। हु इज मेस्टीजो? मेस्टीजो इज ए बेसिकली रेड इंडियंस, यानी कि जो वहां की लोकल ट्राइब्स थी जो पहले थी और उनसे शादी कर ली यूरोपियंस, तो वे कहलाए यूरोपियन। वे क्या कहलाए भाई? यूरोपियन, यानी रेड इंडियन और यूरोपियन का जो मिक्सअप था, जो लोग बने वे कहलाए मेस्टीजो। क्लियर? देन आफ्टर यहां पर बड़ी संख्या में, चूंकि लोगों को भाई यहां पर काम क्या करते लोग, किस एरिया में कॉलोनाइज करने के लिए उन्होंने कहा कि खेती हो सकती है। कैसी खेती? बागानी खेती हो सकती है, जैसे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, रबड़ के बागान, तो आपके सिनकोना के बागान डेवलप किए जा सकते। और ये सब उष्ण आर्द्र जलवायु में होते हैं, और यूरोपियन आए हैं ठंडे जलवायु से, तो काम क्या कर पाएंगे? काम कर नहीं पाएंगे। तो वही फिर देखते हुए अफ्रीका से बड़ी मात्रा में भर भर के लोगों को दास के रूप में यहाँ पे लाए, यानी अफ्रीकन जो थे जिन्हें निग्रो भी बोला जाता है, उनको भर भर के बड़ी मात्रा में दास के रूप में लाए, और यहाँ की बाजार बड़ी बड़ी बाजार लगने लगे, खरीदो भाई जो भी खरीद सकते। तो उन जो दासों का संपर्क था, ब्लैक लोगों का संपर्क था, यूरोप की महिलाओं से होने लगा धीरे धीरे। उनका संपर्क यूरोप की महिलाओं से होने लगा। तो जब यूरोप की महिलाओं से संपर्क हुआ तो उनसे भी बच्चे पैदा हुए, तो वे कहलाते, ध्यान रखो, मेस्टीजो। उसके बाद मुलाटो। तो मुलाटो में कौन कौन है भाई? यूरोपियन, प्लस ब्लैक। याद रहेगा, आप लोगों ने ब्राजील की टीम देखी होगी। ब्राजील की टीम में जनरली जो है मुलाटो है। कभी आप लोग देखो उनका लुक्स, उनकी सारी चीजें। देन फिर अब ब्लैक भी पहुंच चुके हैं, लोकल रेड इंडियंस हैं, उनका भी संपर्क हो गया। तो जैम्बो, यानी कह सकते हो रेड इंडियन, प्लस ब्लैक। ठीक है, वे कहलाए जैम्बो। तो इस तरह से कई बार पेपर में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हो। आप लोग कभी बराक ओबामा को देखा हो तो जरा सोचिए बराक ओबामा क्या हो सकते हैं। बराक ओबामा जैम्बो है। सेरेना विलियम्स को देखा हो, वीनस विलियम्स को देखा हो तो क्या है? जैम्बो है। आप लोगों ने टॉम क्रूज को देखा हो तो टॉम क्रूज क्या है? मेस्टीजो है। हैली बेरी नाम की हीरोइन जो हॉलीवुड की है उसको देखा हो तो, स्वेंजर को देखा हो, हॉलीवुड का बड़ा फेमस हीरो है, तो वो क्या है? मुलाटो है। यानी कि जो यूरोपियन कैरेक्टर होंगे और जो लोकल इंडियन कैरेक्टर या ब्लैक कैरेक्टर, वो मिक्स करके एक नई रेस पैदा हो गई। और इसीलिए आप लोग देखते होंगे
जो ज़्यादातर मिस यूनिवर्स वगैरह की किताब जीतती हैं वो सब मैस्टीजो होती हैं। मैस्टीजो का बच्चों इस दुनिया में, खासकर मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में बहुत बड़ा प्रभुत्व देखा जाता है, क्योंकि इनमें यूरोपियंस का भी करेक्टर आता है और लोकल जो रेड इंडियंस थे उनका भी करेक्टर होता है। जैसे यूरोपियन का करेक्टर देखोगे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, तो जो लंबा होगा माँ बाप में उसके हाइट बच्चे पे जाएगी। तो यूरोपियन लंबे होते हैं जबकि रेड इंडियन छोटे हुआ करते थे। तो जब उनकी शादी हुई या जबरदस्ती जो भी कह लीजिए शादी हुई, तो ऐसे में वहां पर जो बच्चे हुए लंबे लंबे, आप देखें कभी भी जो मिस यूनिवर्स वगैरह होती या मॉडल्स वगैरह होते, दे आर वेरी टॉल। फिर कलर जो है था, स्किन कलर, यूरोपियंस लोगों का कलर व्हाइट होता है जबकि रेड इंडियंस का कलर पीला होता है क्योंकि मैंगलोइड होते हैं। तो ऐसे में आप देखोगे जो वो बने वो रेडिश विद येलोविश व्हाइटिश बने, यानी रेड इंडियंस का कलर रेड था और उनका सफ़ेद था, तो उनकी स्किन जो बनी येलोविश रेडिश सी बनी, यानी कि लालिमा लिए हुए। बाल काले, यूरोपियंस के कलर भूरे होते हैं, इनके कलर काले होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जेनेटिक्स के हिसाब से जब देखोगे तो यह दुनिया में अपने आप में एक बड़ा ही मतलब अलग ही तरह का वो दिखाई देता, फीचर दिखाई देता, और यह दुनिया में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ बच्चों। जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हुआ कि यस, ये तो फिर एनिमल्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है। जब ह्यूमन में सक्सेसफुल है कि भाई डिफरेंट रेस की जो लोग मिलते हैं तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक देखा जाता है। तो जब ये स्थिति है तो ऐसे में फिर अप्लाई है एनिमल्स पर भी किया जा सकता है। तो जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे नस्ल सुधार शुरू हो गई, जैसे भेड़ों का सुधार, मैरिनो भेड़ें, घोड़ों, खच्चर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स पे अप्लाई किया गया। फिर बाद में वही बढ़ते बढ़ते वनस्पति पे भी अप्लाई होने लगा, और वही बढ़ते बढ़ते आज की डेट में बच्चों बायो इंजीनियरिंग हो गई है। सुना होगा आप लोगों ने, जेनेटिकली मॉडिफाइड अब बीज आने लगे हैं, है ना। तो कुल मिला के कह सकते हो इस तरह से साउथ अमेरिका एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्टिनेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखें। जितना मैंने ये सब ब्रॉडली डिस्कस कर दिया है बच्चों, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया तो दिमाग की बत्ती निश्चित ही जल जाएगी, और मैं समझता हूं जल चुकी है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। बताइए, जल गई है ना? ठीक है, तो कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मैं कहूंगा एक बार, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और फिर मैं कहूंगा कि बच्चों जितना संभव मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि मैं भी अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं, शेयर करूं। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर मुझे आप लोग कमेंट्स करें, मैं जरूर उस पर वीडियो बना के अपने चैनल पर मैं भेजूंगा और उससे आप लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की और ये निश्चित ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, मैं जानता हूँ। तो चलो बच्चों, इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और फिर मिलते हैं। बाय, नमस्कार।